हेलो स्टूडेंट्स, मैं कामिनी रारिया, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर से। आज फिर मैं आपको एलएलबी फर्स्ट ईयर के पेपर 10 अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के बारे में बताऊंगी, वैकल्पिक विवाद निपटारा विधि के बारे में। आज की क्लास में हम इस पेपर में आर्बिट्रेशन कंसोलिडेशन एक्ट 1996 जो पढ़ रहे हैं, और पिछली क्लास से पार्ट 1 हमने ख़त्म किया था आर्बिट्रेशन का, मध्यस्थम का। आज इस एक्ट में हम पार्ट 2 इन्फोर्समेंट ऑफ सर्टेन फॉरेन अवार्ड्स के बारे में पढ़ेंगे कि वो कौन से फॉरेन अवार्ड विदेशी पंचाट होते हैं जिनको प्रवर्तन में लाया जाता है, इस बारे में हम देखेंगे। और इस पार्ट 2 का चैप्टर 1 है न्यूयॉर्क कन्वेंशन अवार्ड्स के बारे में। न्यूयॉर्क अभिसमय पंचाट, चैप्टर 1 कहता है न्यूयॉर्क कन्वेंशन अवार्ड है क्या। तो यहाँ हमने पिछली क्लास में सेक्शन 43 तक देखा था। आज की क्लास में हम इसको आगे बढ़ाते हुए सेक्शन 44 न्यूयॉर्क अभिसमय पंचाट, न्यूयॉर्क कन्वेंशन अवार्ड्स क्या हैं, उस बारे में हम देखेंगे। सेक्शन 44 डेफिनेशन वाला पार्ट कहता है, और ये कहता है इन दिस चैप्टर अनलेस द contest otherwise requires foreign awards means an arbitral award on differences between person arising out of legal relationship, whether contractual or not, considered as commercial under the law of force in India, made on or after the 11th day of October 1960। 11 अक्टूबर 1960 में ये बना था, जिसको फॉरेन अवार्ड्स इसका नाम दिया गया, विदेशी पंचाट दिया गया। तो सेक्शन 44 इस बारे में पूरी बात कहता है विदेशी पंचाट के बारे में। मध्यस्थम सुलह अधिनियम का सेक्शन 44, इस धारा में जो ये परिभाषा दी गई है विदेशी पंचाट की, इसके अनुसार यदि संदर्भों में जो भी दे रखे हैं के अंतर्गत अन्यथा आवश्यक नहीं, विदेशी पंचाट से मतलब 11 अक्टूबर 1960 को या इससे पहले जो कोई भी बने निर्मित हुए ऐसे मध्यस्थम पंचाट हैं जो व्यक्तियों के मध्य संविदात्मक या अन्यथा सृजित विधिक संबंध से उत्पन्न मतभेद या विवाद के संबंध में हो, यानी कि संविदा से भी हो सकते हैं और बिना संविदा के भी विधिक संबंध से अगर जो कोई भी इनके मध्य विवाद उत्पन्न हुए हैं उनको इसमें लिया गया है। उस विवाद तथा मतभेद को भारत में उस समय जो कोई भी विधि रही थी, तत्समय प्रवृत्त विधि, किसी विधि के अंतर्गत वाणिज्यिक माना गया है। उस समय की विधि, क्योंकि ये वाणिज्यिक वाली कमर्शियल वाली बात होगी। भारत और भारत के बाहर जो कोई भी देश है उसके बीच में संविदात्मक या विधिक संबंध से जो वाणिज्यिक इनके बीच में संविदा हुई थी उससे उत्पन्न हुए विवादों के बारे में। तो ये जो परिभाषा है विदेशी पंचाट की, ये है क्या, ये है व्यक्तियों के बीच विवाद या मतभेद पर मध्यस्थम पंचाट है। विवाद और मतभेद होने पर, विवाद या मतभेद विविध संबंध से उत्पन्न हुआ हो, चाहे वह विधिक संबंध संविदात्मक हो या अन्य प्रकार से, यानी दोनों पक्षकारों के बीच में जो कोई भी मतभेद उत्पन्न हुआ है वो तो या तो लीगल रिलेशनशिप से हुआ है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट से हुई हो या अन्य किसी भी प्रकार से, लेकिन उनके बीच में लीगल रिलेशनशिप है। फिर विधिक संबंध जो लीगल रिलेशनशिप है वो भारत में किसी भी विधि के अंतर्गत वाणिज्यिक माना गया होना चाहिए, यानी कि जो इंडिया में जो कोई भी किसी भी तरीके से लीगल रिलेशनशिप हुआ है वो कमर्शियल उस टाइम के हिसाब से माना जाना चाहिए। पंचाट 11 अक्टूबर 1960 यानी कि 11 अक्टूबर 1960 को या उस तिथि के बाद निर्मित हुआ होना चाहिए, उसको या फिर बाद को, इसके बाद वालों को ही माना जाएगा। पंचाट माध्यस्थम एक ऐसे लिखित करार के अंतर्गत दिया गया होना चाहिए जिस माध्यस्थम करार पर विदेशी पंचाट की मान्यता यानी कि रिकॉग्नाइजेशन, प्रवर्तन इन्फोर्समेंट ऑफ फॉरेन अवार्ड्स का अभिसमय कन्वेंशन, ये सब चीज़ें लागू की गई हो। पंचाट एक ऐसे क्षेत्र में निर्मित हुआ हो जिस पर उपरोक्त अभिसमय अधिसूचना घोषणा द्वारा उस समय जो कोई भी प्रावधान थे, प्रोविजन थे, उनके द्वारा लागू किया गया होना चाहिए। तो यहाँ पे वाणिज्यिक शब्द की व्याख्या विस्तृत अर्थों में की गई है। इसमें वाणिज्यिक प्रकृति के संबंधों से उत्पन्न विषय वस्तु सम्मिलित होनी चाहिए, चाहे वो संबंध संविदात्मक हो या संविदात्मक ना हो। वाणिज्यिक प्रकृति के संबंधों में कुछ संबंध सम्मिलित होने चाहिए। जैसे वाणिज्यिक संबंध कैसे होनी चाहिए, वस्तु या सेवा की आपूर्ति के लिए या आपूर्ति के बदले कोई व्यापारिक संव्यवहार के लिए, वितरण करार के लिए, वाणिज्यिक प्रतिनिधित्व के लिए,
एजेंसी यानी कि अभिकरण के लिए, फैक्टरिंग के लिए, लीजिंग के लिए, निर्माण कार्य, सलाह, संपर्क, इंजीनियरिंग, लाइसेंस, विनियोग, वित्त, बैंकिंग, बीमा, कंसेशन, संयुक्त उपक्रम, जॉइंट जो भी बनते हैं वो, औद्योगिक या व्यापारिक सहयोग, इंडस्ट्रियल या वही कमर्शियल वाले वो सारे सहयोग, अन्य किसी भी तरह के फॉर्मेट कोई भी प्रारूप, वायु, समुद्र या सड़क द्वारा सामान्य व्यक्तियों का वहन, इन सब चीज़ों को इसमें इंक्लूड किया गया है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत अच्छा निर्णय दिया गया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बात क्लियर की है, साफ बताया है कि वाणिज्यिक प्रकार के संबंध होने के लिए किसी ऐसे ट्रांजैक्शन यानी कि समव्यवहार तक सीमित रहना आवश्यक नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि समव्यवहार हो तभी उनके बीच में इस तरह के कोई संबंध हो, क्योंकि वाणिज्यिक शब्द कई समव्यवहारों को सम्मिलित करने की क्षमता रखता है। धारा 44 जो हम अभी देख रहे हैं, इसके उद्देश्य के लिए सूचीबद्ध करना कठिन है। इस एक्ट मतलब इस सेक्शन में जो बात कही गई है वो सूचीबद्ध करना बहुत कठिन है। किसी वाणिज्यिक संबंध पर सेक्शन 44 जो अभी हम पढ़ रहे हैं, इसको लागू करने के लिए संबंध वाणिज्यिक प्रकृति का होना चाहिए, ये बात महत्वहीन है, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है कि संबंध संवेदात्मक हो या नहीं हो, या वाणिज्यिक होना जरूरी है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। सेक्शन 44 के अनुसार मध्यस्थम के लिए करार लिखित में होना चाहिए, जो हम पहले भी सेक्शन 7 में देख चुके हैं, जिससे मध्यस्थम के पक्षकारों के बीच शर्तों का उल्लेख स्पष्ट तथा निश्चितता के साथ हो सके। परंतु लिखित मध्यस्थम करार के संबंध के लिए आवश्यक नहीं है कि ऐसे करार करने के लिए या ऐसे करार करने के समय वे सशरीर या भौतिक रूप से उपस्थित रहे हों। अर्थात मतलब ये यहाँ ये कहना चाह रहा है कि वे विभिन्न स्थानों पर रहते हुए भी लिखित करार कर सकते हैं, यानी कि एक व्यक्ति अगर इस देश में और दूसरा व्यक्ति दूसरे देश में है तो भी वो डाक, तार, टेलीफोन, टेलेक्स और आज के आधुनिक उपक्रमों के माध्यम से एक दूसरे को कम्युनिकेशन करके और करार कर सकते हैं। तो इस प्रकार भारत में रहने वाला एक व्यक्ति संसूचना यानी कम्युनिकेशन के आधुनिक माध्यम जैसे टेलीफोन, टेलेक्स, केबल या फैक्स के द्वारा विदेश में बैठे किसी अन्य व्यक्ति या अन्य राष्ट्र के निवासी के साथ भी मध्यस्थम करार कर सकता है, जो सेक्शन 44 के अधीन लिखित करार माना जाएगा। तो सेक्शन 44 यहाँ पे लिखित करार के बारे में जो फॉरेन अवार्ड्स है उसके बारे में बता रही है। आगे इसको हम देख रहे हैं सेक्शन 45 के बारे में। सेक्शन 45 क्या है? तो पावर ऑफ जुडिशियल अथॉरिटी टू रेफर पार्टीज टू आर्बिट्रेशन। पावर ऑफ जुडिशियल अथॉरिटी यानी कि जुडिशियल अथॉरिटी जो है, न्यायिक जो अथॉरिटी है, प्राधिकरण है, उसको ये पावर है कि अगर दो देशों के बीच में इस तरह के कोई विवाद हो गए हैं जो आर्बिट्रेशन के यानी कि मध्यस्थम के द्वारा निपटाए जा सकते हैं, तो निपटाने के लिए रेफर कर सकती है। निपटाने के लिए जुडिशियल अथॉरिटी खुद कह सकती है कि आर्बिट्रेशन के माध्यम से आप अपने विवादों को सुलझा लीजिए। तो ये पावर सेक्शन 44 में जुडिशियल अथॉरिटी को दी गई है। सेक्शन 46 इसको आगे बढ़ाते ही कहता है वैन फॉरेन अवार्ड बाइंडिंग, यानी कि वो बाइंड कब होंगे, आबद्ध कर कब होंगे, हम कब बाउंड कर सकते हैं किसी व्यक्ति को फॉरेन अवार्ड्स के लिए। तो यहाँ पे मध्यस्थम सुलह अधिनियम की सेक्शन 46 धारा 46 ये कहती है कि कोई विदेशी पंचाट कब आबद्ध कर होगा। तो सेक्शन 46 के अनुसार कोई भी विदेशी पंचाट जो ये चैप्टर हम देख रहे हैं के अधीन प्रवर्तनीय होगा जो उन व्यक्तियों के सभी प्रयोजनों के लिए बाध्यकारी होने के रूप में व्यवहृत किया गया हो, यानी कि उनको माना गया हो, जिनके मध्य ये किया गया, और उसी तरीके से भारत में किसी भी विधिक कार्रवाई में प्रतिरक्षा या प्रतिसाधन के माध्यम से या अन्यथा उन सभी व्यक्तियों पर विश्वास किया जा सकेगा। और एक विदेशी पंचाट के इन्फोर्समेंट के लिए, प्रवर्तन के लिए, बनाने के लिए यहाँ पर जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इसमें किसी भी निर्देश या अर्थान्वयन एक पंचाट पर विश्वास करने के संदर्भ को सम्मिलित करने वाले के रूप में किया जाएगा या इंक्लूड कर लिया जाएगा। फिर ये धारा ये भी कह रही है कि किसी विदेशी पंचाट को उन सभी व्यक्तियों पर बाध्यकारी बनाती है जिनके मध्य पंचाट किया गया है, यानी कि दो पक्षकार है तो दोनों पर वो बाउंड है, दोनों को मानना होगा। इस धारा में कोई भी विदेशी पंचाट जो इस चैप्टर के अंतर्गत, ये अध्याय के अंतर्गत प्रवर्तनीय है, वह उन सभी व्यक्तियों के मध्य उन सभी उद्देश्यों के लिए बाध्यकारी माना जाएगा जिनके मध्य पंचाट बनाया गया है। और उसी के अनुसार भारत के किसी भी न्याय में इसका प्रयोग किसी बचाव यानी कि डिफेंस के लिए, प्रतिसाद यानी कि सेट ऑफ के लिए या अन्य किसी उद्देश्य के लिए किया जाएगा। जहाँ विदेशी पंचाट में इन्फोर्सिंग यानी कि प्रवर्तन की बात कही गई है, वहाँ इसकी व्याख्या उस रूप में की जाएगी कि पंचाट पर विश्वास किया जा सकता है। तो इस अधिनियम की धारा ये 46 यहाँ भी कह रही है कि किसी भी विदेशी पंचाट को भारत में प्रवर्तनीय बनाने के लिए या प्रवर्तनीय बनाने के उद्देश्य से अधिनियम
में की गई है और धारा भारत में किसी भी न्यायिक कार्रवाई पर किसी विदेशी पंचाट को बचाव, प्रतिसाधन या अन्य उद्देश्य से प्रयोग करने का प्रावधान करती है। तो सेक्शन 46 यहाँ पे फॉरेन अवार्ड्स को बाध्यकारी बना रही है कि दो पक्षकार हैं, दोनों पक्षकार एक भारत का है, एक भारत के भीतर का है, और उनके बीच में कमर्शियल अगर किसी तरह की कोई विवाद हो गया है और मध्यस्थम के द्वारा उनके विवादों को सुलझा दिया गया है, तो जो कोई भी विवादों को सुलझाने के लिए जो कोई भी अवार्ड दिया गया है, जो फॉरेन अवार्ड हो गया है, दोनों ही पार्टीज को बाउंड करता है, आबद्ध करता है। आगे हम सेक्शन 47 की बात कर रहे हैं एविडेंस की। एविडेंस यानी साक्षी। एक विदेशी पंचाट के प्रवर्तन के लिए आवेदन करने वाले पक्षकार आवेदन पत्र के समय न्यायालय के सामने साक्ष्य पेश करेंगे, एविडेंस देंगे। इस अधिनियम की ये सेक्शन 47 ये कहती है कि जो व्यक्ति विदेशी पंचाट को परिवर्तित कराना चाहता है कि भाई इसको इन्फोर्स करो, परिवर्तित करो इसे, तो उसे कौन से दस्तावेज न्यायालय के समय प्रस्तुत करने होंगे। सेक्शन 47 इन्हीं बातों के बारे में बता रहा है कि वो कौन सी शर्तें होंगी जब आप एविडेंस दे सकोगे। तो सेक्शन 47 के अनुसार एक विदेशी पंचाट को परिवर्तित करने यानी कि इन्फोर्स करने के लिए आवेदन करते समय एक पक्ष का जो विदेशी पंचाट लागू कराना चाहता है द्वारा विभिन्न दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। यानी कि जो पार्टी ये चाहती है कि एविडेंस जो है उसको लागू करवाया जाए तो उसके लिए उसको आवेदन करना होगा। ये प्रावधान आदेशात्मक है, मतलब निम्न दस्तावेजों को प्रस्तुत किया जाना विदेशी पंचाट को लागू किए जाने की पूर्व मान्य शर्त है जो पूरी करनी होगी। मूल पंचाट या उसकी प्रति, यह प्रति जिस देश में पंचाट निर्मित किया गया है उस देश की विधि के अंतर्गत ऑथराइज्ड होनी चाहिए, अधिपृष्ट होनी चाहिए, अर्थात उस देश की विधि के अंतर्गत इस प्रति का प्रमाणित किया जाना आवश्यक है। ऑथराइज होनी चाहिए, प्रमाणित होनी चाहिए। मध्यस्थम के करार के लिए मूल करार या मूल करार की प्रमाणित प्रति ऐसे अन्य दस्तावेजों को यह प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक है कि प्रश्नगत पंचाट विदेशी पंचाट है। न्यायालय को यह विवेक प्राप्त है कि वह पक्षकार को अनुमति दे कि उक्त दस्तावेजी पंचाट को लागू करने हेतु आवेदन के साथ न देकर उसके लिए की जा रही कार्रवाई के दौरान इन दस्तावेजों को प्रस्तुत करें। यानी कि जब टाइम ऑफ प्रोसीजर जब चलेगा, जब कार्रवाई चलेगी तो उस टाइम ये डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। फिर ये आशा भी की जाती है कि न्यायालय उन प्रावधानों के बारे में कठोरता अपनाते समय परिस्थिति के औचित्य पर भी ध्यान दे कि क्या परिस्थिति थी जब ये सारे कार्य हुए थे। सेक्शन 47 ये भी कहता है कि यदि पंचाट या मध्यस्थम करार विदेशी भाषा में है तो उसकी अंग्रेजी में अनुवादित प्रति प्रस्तुत की जाएगी। अनुवादित प्रति का मतलब है ट्रांसलेशन होना चाहिए। फिर जिस देश में से संबंधित विदेशी पंचाट है उस देश के राजदूत या वाणिज्यिक दूत उस विदेशी पंचाट को प्रमाणित कर शुद्धता प्रदान करें या उस प्रमाणित प्रति को सही प्रति के रूप में विधि से प्रमाणित किया जाए जो भारत में प्रवृत्त किसी विधि के अनुसार पर्याप्त हो। फिर इसी सेक्शन 47 से जुड़ी एक बात यह है कि न्यायालय जो भी कार्य करे तो न्यायालय के अंतर्गत जिले में मूल क्षेत्राधिकार वाली प्रधान दीवानी न्यायालय या मूल दीवानी न्यायालय क्षेत्राधिकार वाली उच्च न्यायालय सम्मिलित है, परंतु इसमें प्रधान न्यायालय से निम्नतर श्रेणी का कोई सिविल न्यायालय सम्मिलित नहीं होता। यानी कि निम्न जो नीचे की कोर्ट है वो इसके अंदर सम्मिलित नहीं है। पंचाट के प्रवर्तन के लिए कोई समय सीमा वेत नहीं है। इस विषय में भारतीय न्यायालय में परस्पर विरोधी मत व्यक्त किए गए हैं। यानी कि कोई एक कन्फर्मेशन नहीं है कि किस टाइम आप जो अवार्ड है उसको इन्फोर्स कराओगे, पंचाट का प्रवर्तन करोगे, इस तरह की कोई एक फिक्स कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इसके बारे में कि कब पंचाट का प्रवर्तन कराया जाना है इसके बारे में तो विरोधी बातें कही गई हैं। इसमें बहुत सारे इसमें ऐसे केसेस दे रखे हैं जैसे ओरिएंटल मिडिल ईस्ट लाइन्स लिमिटेड बनाम मैसर्स पोस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉरपोरेशन ऑफ मोनावेलिया का केस है। इसमें लुडविंग जो पुस्तक एंड कंपनी बनाम रौनक इंटरनेशनल लिमिटेड, इस वाले जो ये केस है इस केस में भी ये बात कही गई है कि इस अधिनियम के एक भाग में 2 में इस हेतु किसी समय सीमा का प्रावधान नहीं किया गया है। परिसीमन अधिनियम जो हम पढ़ते हैं 1963 प्रक्रिया विधि प्रोसीजर लॉ का एक आवश्यक विभिन्न अंग होने के कारण मध्यस्थम कार्रवाई के विदेशी पंचाट पर भी लागू होता है। तो जो लिमिटेशन एक्ट हम पढ़ रहे हैं वो यहाँ पर एक बार लागू होगा, लेकिन ऐसे कोई प्रॉपर इसमें नहीं दे रखा है कहीं पर भी कि समय सीमा क्या होनी चाहिए। इस बारे में कोई भी इसमें क्लियर प्रावधान नहीं किए गए हैं। तो आज हमने यहाँ पे एविडेंस तक की सेक्शन 47 तक की बात की।
जो फॉरेन अवार्ड्स के बारे में जो बात कर रहे हैं उस बारे में कल की नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।